नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर। आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती काम कर गई। मानसून सीजन में भारी बारिश के चलते बाधित हुई सड़कों को कुछ घंटों में ही खोलने का काम कर दिया गया। निर्देश देने के बाद सीएम अब आगामी 25 सितंबर को आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दिखाई गई शक्ति अब असर कर गई है। प्रशासन की तरफ से लगातार जो ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा था, अब उस पर लगाम लगनी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद प्रदेश भर में जो मानसून सीजन के दौरान जो सड़कें अवरुद्ध हो चुकी थी, जो यातायात बाधित हो रहा था, उस पर आसन रास्ता भी करना शुरू हो गया। यानी बंद सड़कें खुलनी शुरू हो गई। 4 दिन के भीतर 300 से ज्यादा सड़कें खुलने का काम प्रशासन विभाग की तरफ से किया गया है। कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस प्रकार से जिलाधिकारियों को त्वरित गति से काम करने के निर्देश दिए थे, उस पर आपदा प्रबंधन विभाग ने भी लगाम कसी और अधिकारियों को लगातार काम करने के निर्देश दिए हैं। यही वजह है कि 300 से ज्यादा सड़कें मात्र कुछ घंटों में खुली है और आने वाले कुछ दिनों में ये कहा जा सकता है कि जो सड़कें अवरुद्ध हो चुकी थी, उन अवरुद्ध सड़कों को पूरा खोलने का काम यहाँ पर कर दिया जाएगा। जो पुल क्षतिग्रस्त हो गए, वैकल्पिक मार्गों को भी तलाशने का काम यहाँ पर हो सकता है। ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार आपदा प्रबंधन विभाग को भी बजट जारी कर देगा, जिलों को भी बजट जारी कर देगा, ताकि आपदा के काम त्वरित गति से किए जा सके। कैमरामैन इंडिया वॉइस देहरादून। तो पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन 26 सितंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर पेंशन आक्रोश मार्च और प्रदर्शन करेगा। यह निर्णय संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया है। 26 सितंबर को प्रदेश और देश के सभी जिला मुख्यालय में पेंशन आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का यह कहना है कि हमारी डबल इंजन की सरकार, चाहे वो प्रदेश की हो या केंद्र की, हम लोग कर्मचारियों के हितों के लिए लगातार कार्य करते हैं और उनके हितों के लिए काम भी करेंगे। चाहे पुरानी पेंशन योजना, पुरानी पेंशन का मामला हो या नई पेंशन का, कर्मचारी हितों के लिए जो भी फैसला लेना होगा हमारी सरकार लेगी। आगे उन्होंने कहा कि जो भी कर्मचारी संगठन है वो नई पेंशन योजना को समझेंगे। लगता है हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, चाहे प्रदेश है चाहे केंद्र सरकार हो, वो कर्मचारी हितों के लिए सर्वाधिक कार्य करने वाली है और कर्मचारियों के हितों के लिए, उनके हितों के संरक्षण के लिए कार्य करती रही है। चाहे वो ओल्ड पेंशन के मामला हो, चाहे जो नई पेंशन अब केंद्र सरकार द्वारा प्लान की गई है उसको लेकर के हो, कर्मचारियों के हित के लिए जो होगा उसे हमारी डबल इंजन सरकार कर रही है। और मुझे लगता है जो हमारे कर्मचारी संगठन है वो भी अगर जो नई पेंशन जो योजना बनाई गई है उसको समझेंगे तो निश्चित रूप से वो भी उस बात को के लिए राजी होंगे। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट में मुख्यमंत्री घोषणा के तहत प्रदेश में अब तक के सबसे विशाल निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को 15 जनवरी तक निर्माण कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने तेजी से चल रहे सामुदायिक भवन के निर्माण काम के लिए कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को शाबाशी भी दी। गढ़ी कैंट का क्षेत्र, इसका लगा हुआ क्षेत्र जहां लगभग 30,000 से अधिक की आबादी यहां पर रहती है, यहाँ पर कोई ऐसा सार्वजनिक स्थान नहीं था। कोई ब्याह शादी इनके फंक्शन होते हैं तो उनको शहर की ओर जाना पड़ता है। 2.5 लाख 3 लाख में वेडिंग पॉइंट मिलते हैं। और एक बार मुख्यमंत्री को मैं लेकर यहाँ पर आया था तो मैंने घोषणा करवाई थी 10 करोड़ की लागत से एक विशाल सामुदायिक भवन यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। फिनिशिंग वर्क चल रहा है। 15 जनवरी को इसका लोकार्पण कर हम यहाँ की जनता को सूचित करेंगे। और मैं जब ये विजिट कर रहा था कि यहाँ पर एक दिन में 2 शादियाँ भी हो चुकी, ऊपर का जो क्षेत्र है 2 फंक्शन भी यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ की क्षेत्र की जनता के लिए ये एक वरदान साबित होगा। और जो गरीब लोग हैं, हम कैंट बोर्ड से बात कर उसके मिनिमम रेट फिक्स करेंगे ताकि बहुत कम पैसे में
उनके ब्याह शादी और सामाजिक कार्य यहाँ पर हो सकें। और जिस तेजी से ये काम हुआ है, मैं जो यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, सुनील जी, उनको शाबाशी देता हूँ कि भारी वर्षा के कारण काम प्रभावित हुआ है, लेकिन इस गति से काम होते हुए मैंने 40 साल मुझे राजनीति में हो गए, मैंने नहीं देखा है। और जैसा कि मुझे हमारे एक्शन सुनील ने बताया कि 15 जनवरी को ये शुरू हुआ था और 15 जनवरी को ही हम यहाँ की जनता को तो वही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्यायिक प्रक्रिया से इस प्रकरण के सभी दोषियों को कठोरतम दंड दिलवाया जाएगा। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर जारी राजनीति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। आगे उन्होंने कहा कि दिवंगत आत्मा, पीड़ित के परिजनों और जनभावनाओं का अपमान भी इसे उन्होंने बताया। तो वही महेंद्र भट्ट ने आगे कहा कि 2 साल पहले उत्तराखंड की बेटी के साथ हुए इस जघन्य अपराध पर सख्त कानूनी कार्रवाई कर भाजपा सरकार ने नजीर पेश की थी। उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर दुर्भावना से की जा रही राजनीति के लिए विपक्ष, खासकर कांग्रेस को इसकी कड़ी आलोचना की है। गणेश गोदियाल जी से मांग करूंगा वो तथ्यों को कोर्ट के आगे रखे, उस बिटिया को बदनाम करना छोड़ दे। बहुत बदनाम कर दिया उस बिटिया को, और इस तरीके का जो माहौल बनाकर उसमें जो आज दुनिया में नहीं है, बार बार उसके चरित्र पर जो लांछन लगाने का जो आज काम कर रहे हैं, जिसका कि प्रमाणित सत्य भी कोर्ट ने डिसीजन देना है, इस प्रकार की बातें करके आप मात्र इसका अपमान कर रहे हैं। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को 2 साल पूरे हो चुके हैं और 2 सालों के बाद भी परिजनों और प्रदेश की जनता को न्याय का इंतजार। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि 2 सालों में भाजपा सरकार ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में लीपापोती करने की कोशिश की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रदेश सरकार की यही कार्यप्रणाली संदेहास्पद रही है कि अपराधियों को संरक्षण भी मिल रहा है। कौन था ये अंकिता भंडारी की माताजी स्पष्ट कर चुकी। अब सरकार, दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि सरकार अभी भी उन सबको बचाने के काम में लगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को ये चाहिए, कोई भी पक्ष हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर वो राजनीतिक दल अगर सत्ता में है और उनके दल का कोई व्यक्ति इस प्रकार के अपराध में वांछित है, तो सरकारों को ये नहीं करना चाहिए कि वो अपने व्यक्ति को बचाने। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां संगठन पर्व के मौके पर शुरू हुआ बीजेपी का सदस्यता अभियान जोरों पर है, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवा रहे हैं। बीजेपी के सदस्यता अभियान के साथ ही उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने भी पार्टी की सदस्यता का अभियान चलाया, जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जब सदस्यता अभियान चलता है पार्टी में, तो बिना किसी शुल्क के अभियान चलाया जाता है और इस सदस्यता अभियान को पार्टी के सभी प्रकोष्ठ एक साथ मनाते हैं, क्योंकि बीजेपी संविधान में विश्वास रखती है और पार्टी भी संविधान के अनुसार ही चलती है। उनको अलग से मोर्चों के सदस्यता लेने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है कि जो बीजेपी का मूल सदस्य बनेगा वो मोर्चे के युवा मोर्चा, युवा उम्रदराज युवा मोर्चे में जाएगा, महिलाएं महिला मोर्चा पदाधिकारी बनेंगी, लेकिन सदस्यता मोर्चे से हमारी व्यवस्था नहीं है। और हमारे यहाँ संविधान में उल्लेख किया है प्राथमिक सदस्यता का, पहले शुल्क था, अब हमने संविधान में सुंदर करते हुए निःशुल्क सदस्यता और मोबाइल के माध्यम से, मिस कॉल के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से और नमो ऐप के माध्यम लोग करा रहे हैं। इसके साथ साथ जिन घरों में मोबाइल नहीं है उसके लिए हमारे फॉर्म सदस्यता के उन सदस्य के माध्यम करा रहे हैं। इसलिए पार्टी, भारतीय जनता पार्टी संविधान, पार्टी के संविधान के आधार पर सदस्यता करती है। कांग्रेस के अंदर कोई संविधान नहीं है, कांग्रेस के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए महिला मोर्चा अलग करेगा, उनका युवा अलग करेगा, तो फिर वो इकट्ठे भी कांग्रेस से कैसे माने जाते होंगे? संविधान में उनके क्या उल्लेखित, मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। इनका जन्म नहीं हुआ था कांग्रेस में, उस समय 54 की सदस्यता होती थी। तो जो है उनसे कहिए कि अपने जन्म का पहले पतड़ा जो है पंडित जी से लिखवा ले अपने, तो जब वो पतड़े में क्या है उसको देख ले, उसके बाद हमसे बात करें, कांग्रेस से बात करें। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी के संगठन पर्व के तहत बड़ी संख्या में वरिष्ठ चिकित्सकों अधिकारियों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उनका जोरदार स्वागत करते हुए सभी राष्ट्रवादी ताकतों के मोदी समर्थन में एक साथ आगे आने का आह्वान किया। भाजपा मुख्यालय में विशिष्ट जनसंपर्क के तहत इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष ने सभी लोगों को मिस्ड कॉल से सदस्य बनाया और पार्टी का पटका पहनाकर जोरदार स्वागत भी किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अपने अपने क्षेत्र के ऐसे विशेषज्ञों को हमारे साथ आना और विचारधारा को बल देने का काम करेगा। आप और हम सभी के लिए यह सौभाग्य की बात है कि हम दुनिया की सबसे लोकतांत्रिक और सबसे बड़ी पार्टी से जुड़ रहे हैं। हम एकमात्र राजनीतिक दल है जहां हर 6 साल के बाद प्रत्येक सदस्य को दोबारा पार्टी से जुड़ने की प्रतिबद्धता जतानी पड़ती है। तो खास तौर पे ये था कि जो बहुत सारी बातें जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं और अगर हम सामान्य नागरिक के रूप में अगर किसी से बोले तो इसको सुनता नहीं है, तो मुझे ये लगा कि भाजपा की मेंबरशिप लेके मैं उस बारे में जो चीजें लोगों को अच्छी नहीं लगती और हमें अच्छी नहीं लगती उसके बारे में जो है अध्यक्ष जी से और सरकार से अपनी बातें रख सकूं। और जहां तक मैं तो स्वास्थ्य क्षेत्र से हूँ और तो स्वास्थ्य के बारे में मेरा ज्यादा चिंतन रहता है, क्योंकि पहाड़ों में मैं देखता हूँ अक्सर जो डॉक्टर्स हैं उनका जो समायोजन है वो ढंग से नहीं होता है। किसी अस्पताल में बेहोशी के हैं तो बेहोशी के ही रहते हैं, तो या रेडियोलॉजिस्ट है तो वही है, फिजिशियन नहीं है, सर्जन है तो बेहोशी के नहीं है। तो इन चीजों को जो है अपने अगर मैं सदस्य रहूंगा तो हो सकता है माननीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से मैं आसानी से अपनी बात रख सकता हूँ। यही एकमात्र अभियान में समाज के हर वर्ग को ऐसी प्रतिभाएं जो अपने क्षेत्र में जिनका बहुत सारी काम रहा है, ऐसे सब लोगों को पार्टी के सदस्य बना रहे हैं। उसी के साथ अनेकों डॉक्टर और रिटायर्ड अधिकारी भिन्न विभागों के पार्टी के राज्य सदस्य बने। मैंने उनका स्वागत किया और मैंने उनसे अपेक्षा भी की है कि वो आगामी दिनों के अंदर बहुत ऐसे अपने क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों के जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी बनाना, इस दृष्टिकोण के साथ हमारे शिक्षा अभियान आगे बढ़ रहा है। तो अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां विधायक सुमित हृदय ने उनके विधानसभा क्षेत्र में आपदा से हुए नुकसान में प्रशासन पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। विधायक ने कहा कि गौला पुल में पिछले साल 9 करोड़ से ज्यादा का काम हुआ था। सबसे पहले तो एनएचएआई का ऑडिट होना चाहिए कि उन्होंने पिछले साल ऐसा क्या काम किया कि इस बार बरसात में सब बह गया, और फिर से आईआईटी रुड़की की टीम को बुलाकर सर्वे करवाया जाना चाहिए। एनएचएआई ने जो पुल पे कार्य करा 9 करोड़ 65 लाख रुपए का, मेरा निवेदन इस राज्य की सरकार से है, प्रशासन से, कि उसका ऑडिट करा ले। हम लोगों ने उस कार्य की समीक्षा उस दिन हमने करी। मैं भी एक इलेक्ट्रिकल वैसे इंजीनियर हूं, हालांकि इंजीनियरिंग से तो बहुत दिनों से पाला नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी कोई आम आदमी भी अगर उसको देख लेता, उसमें रेता भर भर के तो उसमें काम हुआ है। आरसीसी का एक कॉलम नहीं, आरसीसी का एक ब्लॉक नहीं, 9 करोड़ 65 लाख रुपए का रेता भर दिया इन लोगों ने। लूट मची हुई है, क्योंकि यहां जिला प्रशासन सोया हुआ है, कोई मतलब नहीं। पूरे शहर को तोड़ने के अलावा, लोगों को परेशान करने के अलावा, लगातार लोग को नोटिस देने के अलावा, निशान लगाने के अलावा इस जिला प्रशासन ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं करा कि जो जनहित का कार्य हम जिसको कह सकें। और कितने दिन में हमारा गौला पुल वापस हमें मिलेगा? आवाजाही कब से होगी? कितने परेशान हैं पूरे सितारगंज से, चोरगलिया से जितने लोग आ रहे हैं, हल्द्वानी की तरफ आ रहे हैं, कितने लोग परेशान हैं। इनके लिए क्या व्यवस्था आपने करी है? अब आईआईटी रुड़की की टीम, तो ये लोग उस दिन भी कह रहे थे कि यही प्रस्ताव 9 करोड़ 65 का जो उन्होंने करा, ये भी आईआईटी रुड़की ने कराया। आईआईटी रुड़की में क्या इंजीनियर नहीं है? तो ये एनएचएआई के जितने भी अधिकारी हैं, पहले तो इनका पूरा ऑडिट होना चाहिए, इनके कार्य की समीक्षा होनी चाहिए। और मेरे को खुशी है कि चलिए मुख्य सचिव जी ने स्टेडियम के कटाव पे बैठक ली है, लेकिन कार्य योजना बड़ी है, 20 करोड़ रुपए की है, तो इसमें पैसे का आवंटन कब होगा वो मेन काम है। गौला का जैसे ही पानी रुकता है तुरंत इस पे कार्य होना चाहिए, गौला की प्रॉपर रिवर ट्रेनिंग होनी चाहिए, मेरा आवेदन। अगली खबर देहरादून से है, जहां घरेलू गैस की किल्लत अब रसोई का जायका बिगाड़ रही है। ऐसी कालाबाजारी में लिप्त लोगों की चांदी कट रही है। सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भरकर बेचने का काम और पूरी तरीके से धंधा शहर में धड़ल्ले से चल रहा है, यानी खुलेआम चल रहा है। पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे कारोबार फल फूल रहा है। गैस रिफिलिंग का अवैध कारोबार बेरोक टोक पूरे
खुले तौर पर चल रहा है। कई स्थानों पर रिफिलिंग का काम जोरों पर किया जा रहा है। विभाग की उदासीनता का दंश आमजन को आखिर क्यों झेलना पड़ रहा है? कालाबाजारी की शिकायतें ये तक प्राप्त हो रही हैं और ये इस पे हमें अंकुश लगाना हमारी जिम्मेदारी है और हमारी नज़र है कि जहाँ भी इस तरह की शिकायतें आ रही हैं उस पर आ रही हैं तो हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी गैस को लेके 3 पॉइंट हमारे सूत्र हमने बनाए हैं। एक तो कंज्यूमर्स को गैस पर्याप्त मात्रा में, पूरी मात्रा में उपलब्ध हो, कोई हॉकर या कोई गैस एजेंसी किसी तरह से उसे शॉर्ट डिलीवरी ना दे। दूसरा पॉइंट है कि जो गैस रिफिलिंग करते हैं उन पे कार्रवाई हो और तीसरा जो है समय से उपलब्ध हो जाए गैस कंज्यूमर्स को। तो हम तीनों पॉइंट पे काम कर रहे हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कंज्यूमर्स को गैस समय से उपलब्ध हो जाए, गैस की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे। साथ में जो लोग जो गैस की रिफिलिंग का काम कर रहे हैं उसको हम चेकिंग करा रहे हैं और हमने टीमें बनाई हैं और हम उस पर छापे डलवा रहे हैं। यदि कहीं पर भी कोई गैस रिफिलिंग का मामला पकड़ा जाएगा तो उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घरेलू गैस सिलेंडरों का कोई जो कमर्शियल उपयोग कर रहे हैं होटल रेस्टोरेंट्स वाले, तो उन पे भी हम दबिश डाल के और उनके भी सीजर कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते ही हमने जो है 50 से अधिक जो है सिलेंडर उनके जब्त किए हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में ज्वेलर्स की दुकान में हुए दिन दहाड़े लूट के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चौथे आरोपी को यमुनानगर से गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की जानकारी एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साझा की। एसएसपी डोभाल ने बताया कि चौथे आरोपी की गिरफ्तारी के साथ साथ घटना में इस्तेमाल की गई बाइक और स्कूटी को भी बरामद कर लिया गया है। टीम है पुलिस के द्वारा कल देर रात जो हमारा चौथा अभियुक्त है अमन, उसकी अरेस्टिंग यमुनानगर से की गई है। आज पुलिस अभिरक्षा में उसके द्वारा 27 की रिकवरी कराएगी। इसमें उसके द्वारा और उसके साथियों के द्वारा जो मोटरसाइकिल और स्कूटी उस घटना में सम्मिलित की गई थी तो उसको रिकवर किया है। साथ में पुलिस इस चीज जो उसके पास जो पैसे उनके द्वारा दिए गए थे वो भी पुलिस ने रिकवर कराए थे। इसके साथ ही अभी हम लोग जल्दी ही इनको सभी अभियुक्तों को, तीनों अभियुक्तों को पुलिस रिमांड में लेके जो मुख्तसर पंजाब में इनसे इनके घरों में एक बार जरूर हम लोग चेकिंग करेंगे, चेकिंग के लिए ले जाएंगे। वहाँ पर जो सामान की बरामदगी के संबंध में हम लोगों के द्वारा जो उनके द्वारा जो सूचना बताई गई उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि जल्दी उसकी भी हम लोग रिकवरी कराएं। इस पूरे घटनाक्रम में एक अभियुक्त अभी शेष है सुभाष, उसके अरेस्टिंग के लिए हमारी टीम ऑलरेडी लगी हुई है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम इसका जो 5वां अभियुक्त है उसको भी अरेस्ट कर लेंगे। इसके साथ ही इसके जो लोकल के वेयरअबाउट्स हैं उसको भी हम लोग चेक कर रहे हैं। इनके द्वारा यहाँ पर क्योंकि बार बार आके जो रुका गया है, जो इनके द्वारा रेकी की गई है, तो यहाँ पर अगर कोई लोकल जो इनके किसी ने अगर इनको संरक्षण दिया है या किसी प्रकार से किसी ने इनकी मदद करी है वो भी हमारी जांच के दायरे में भी है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रानीखेत से है, जहां नगर के 2 दिनों में हुई भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ था। साथ ही राजकीय चिकित्सालय की इमारत भी भूस्खलन की जद में आ गया था। क्षेत्र के बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल ने भूस्खलन वाली जगह का निरीक्षण किया। साथ ही विधायक ने जल्द काम शुरू करने के निर्देश भी दिए। पिछले दिनों जो अतिवृष्टि हुई थी उससे हॉस्पिटल का एक किनारा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे कि हमारा जो वार्ड था, जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी, वो उसको खतरा पैदा हो गया था और इमरजेंसी में यहाँ से वार्ड को शिफ्ट करना पड़ा अगल बगल की बिल्डिंग में। चूँकि मैं बाहर था और आज यहाँ पर आया, मैंने निरीक्षण किया। यहाँ हमारे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है, उनके साथ अस्पताल का निरीक्षण किया और विभागीय जो अधिकारी हैं जो एस्टिमेट बना रहे हैं इसका, उनको बुला करके वस्तुस्थिति को समझाया है और बहुत जल्दी इसका एस्टिमेट बना करके हम शासन को भेजेंगे। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें इनिशिएटिव लेंगे और बहुत जल्दी हमारा जो नुकसान हुआ है इसमें इसका जो रक्षण का काम करेंगे। खबर रुद्रपुर से है, जहां वायरल वीडियो रुद्रपुर के आदर्श कॉलोनी का बताया जा रहा है। चौकी इंचार्ज संदीप पिलकवाल पर एक युवक के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। पुलिस की इस बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पीड़ित युवक का चौकी इंचार्ज पर आरोप है कि
दोपहिया गाड़ी की चेकिंग के दौरान ये घटना हुई है। मामले पर उप निरीक्षक संदीप पिलखवाल को लाइन हाजिर कर दिया है। साथ ही एसएसपी उधम सिंह नगर ने सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। अनुशासनहीनता या ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़।